गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जीत आईज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज मेरा एक पेपर आपके साथ रहेगा, उस पर डिस्कस करेंगे। अब इस क्लास में काफ़ी स्टूडेंट हैं, लाइव क्लास रहती है आपकी ये स्क्रीनिंग की। 50 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि आप जानते भी हैं कि इस स्क्रीनिंग के लाइव बैच में पेपर बहुत डिस्कस होते हैं। तो बहुत ही कूल होकर आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और बहुत ही समझदारी के साथ आपको आंसर देना है। कोई जल्दी नहीं है। तो शुरुआत करेंगे। पेपर को कंप्लीट रखा गया है, इसमें पेडागोजी भी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, रीजनिंग, एक दो क्वेश्चन मैथ का जो आपके सिलेबस में है, और इसके साथ साथ करंट अफेयर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। आप जानते हैं कि जो सेंट्रल मिनिस्टर है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, उन्होंने भारतीय सांकेतिक भाषा में एक अभी एजुकेशन से संबंधित चैनल लॉन्च किया है। तो उसका आप मुझे नाम बताएंगे, क्या नाम है उसका? दुर्गा सिंह जी, हिस्ट्री जो मेंस की क्लास है, हिस्ट्री ऑप्शनल, बेटे वो 13 तारीख से क्लास शुरू होगी, शाम को 6 PM से 13 तारीख से होगी, है ना? 13 तारीख से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अभी तक कोई आंसर मेरे पास नहीं आया है। दुर्गा सिंह, सोनिया, काव्या बिष्ट, नीला मुकेश, काफी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और करंट अफेयर के क्वेश्चनों में आप बहुत लैग करते हैं, लेकिन आजकल देख रहे हैं कि करंट से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर सी है। सी पहले का आंसर सी है, सी यानी PM ई विद्या DTH चैनल उसका नाम है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। नमस्ते योजना का संबंध किस लेबर ग्रुप से है? एक नमस्ते योजना चलाई गई है, नमस्ते योजना, और आप गैप लेके आंसर देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप गूगल से सर्च कर रहे हो, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो नमस्ते एक योजना चली है, तो उसका संबंध किस लेबर ग्रुप से है? तो दूसरे का आंसर क्या होगा? अभी तक कोई आंसर नहीं आया है, काफी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, स्वच्छता श्रमिक इसका आंसर है। हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी का शुभारंभ कहां किया गया है? वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी बिल्कुल रिसेंटली अभी का क्वेश्चन है। तो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी का शुभारंभ कहां हुआ है? हाँ, बिंदिया रानी, वेलकम। तो इसका आंसर दुबई है, दुबई। सूरज आर्या भी आ चुके हैं। आदि गौरव सम्मान किस राज्य ने स्थापित किया है? अभी हाल में देखिए, भारत के 4 राज्य यहां पर दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और हरियाणा। तो एक आदि गौरव सम्मान शुरू किया गया है, तो किस स्टेट ने शुरू किया है? किस स्टेट ने शुरू किया है? क्या इसका आंसर हो सकता है? इसका क्या आंसर हो सकता है? कोई आंसर अभी नहीं आया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इसका आंसर राजस्थान। अब यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, हरी यूपिया क्या है? हरी यूपिया क्या है? आप लोगों में काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री सब्जेक्ट है। तो देखिए, हिस्ट्री एक्चुअली में आपकी इसलिए शुरू नहीं की गई थी, जानबूझ के मैंने डिले किया। एक बार स्क्रीनिंग में देखिए, उत्तराखंड का सिलेबस आपका 1-2 क्लास बची है, वो कंप्लीट होने वाला है। तो वहां स्क्रीनिंग में हिस्ट्री होगी। तो एक स्क्रीनिंग की हिस्ट्री होती है, एक ऑप्शनल हिस्ट्री है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसका हिस्ट्री है, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री आएगी, जो स्क्रीनिंग में नहीं है। तो पहले क्लास आप स्क्रीनिंग की हिस्ट्री की करेंगे, यहाँ तो बहुत डीपली नहीं जाना होता है, लेकिन आपका बेस क्लियर होता चलेगा। तब ऑप्शनल की क्लास दोबारा करेंगे तो उसमें अच्छा लगेगा आपको। तो हिस्ट्री का ओके, वेलकम आशा जी। तो देखिए, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हरी यूपिया। अब मेरा चूंकि सब्जेक्ट है हिस्ट्री, तो हरी यूपिया ये जो वैदिक काल के लोग थे, वैदिक काल, देखिए जो वैदिक काल था, वैदिक काल के जो लोग थे, के लोग जिन्हें हम आर्य कहते थे, आर्य। तो इन आर्यों ने क्या किया? सिंधु सभ्यता को या सैंधव वासियों को हरियूपिया नाम दिया है। तो हरियूपिया किसको नाम दिया गया है? जो आर्य लोग थे, उन्होंने सिंधु सभ्यता को हरियूपिया नाम दिया है। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन फिर मैंने यहां पर लिखा है, मैनुअल क्वेश्चन बनाए हैं। मेलुआ क्या है? मेलुआ क्या है? तो इस क्वेश्चन को भी समझिए।
देखिए, ये जो सिंधु सभ्यता थी, इसकी जो लिपि है वो अपठित है, जबकि एक इतिहासकार डी.आर. भंडारकर ने उसे पढ़ने का झूठा दावा किया है। लेकिन इनके पैरेलल एक मेसोपोटामिया, जो आज इराक नाम से जाना जाता है, उनकी सभ्यता थी। उनकी लिपि खिलाक्षर थी। सिंधवासियों की लिपि चित्राक्षर थी, जिसे पिक्टोग्राफ कहते हैं। लेकिन मेसोपोटामिया की लिपि पढ़ ली गई तो मेसोपोटामिया से एक अभिलेख मिला है। वहां पर एक अक्काद वंश का शासक सारगोन होता था और उस अभिलेख में दिलमुन, तिलमुन, मगन और मेहलवा नाम आया है। मेहलवे से तात्पर्य यह है कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग थे, मेसोपोटामिया के लोगों ने सिंधवासियों को मेहलवा नाम या सिंधु सभ्यता को मेहलवा नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवी बौद्ध संगति यानी फिफ्थ बौद्ध काउंसिल की अध्यक्षता किसने की थी? अब क्वेश्चन बहुत ही शानदार दिया गया है। आप लोग कहेंगे कि 5 तो बौद्ध संगति हुई नहीं। नो डाउट, ये भी बात आपकी भी सही है, लेकिन मैंने क्वेश्चन डाल दिया है। तो देखिए, आपने फोर्थ बौद्ध काउंसिल पढ़ी है, जिसमें पहली बौद्ध संगति पढ़ी होगी आपने कि भाई पहली जो हुई थी भाई वो राजगृह में हुई थी, अजातशत्रु ने कराई थी। दूसरी वैशाली में हुई थी, कैलाशोक ने कराई। तीसरी पाटलिपुत्र में अशोक ने कराई थी और चौथी कश्मीर में कनिष्क ने कराई थी। लेकिन ध्यान रखना है आपको, जब हम हर्षवर्धन को पढ़ते हैं, जिसको हम शिलादित्य भी कहते हैं, उसने कन्नौज में एक महासभा कराई थी, जिसकी अध्यक्षता ह्वेनसांग ने की थी, और उस महासभा को ही पांचवी बौद्ध संगति की संज्ञा दी जाती है। ये 2009 से पहले आईएएस ऑप्शनल प्रीलिम में सब्जेक्ट होता था, तो उसमें 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये पेपर मैंने भी अटेम्प्ट किया था, तो याद रखना है। तो इसका आंसर आएगा ह्वेनसांग। फिर यहाँ पर एक हिस्ट्री का बहुत ही शानदार क्वेश्चन रखा गया है। एक्चुअली में क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे, कई बार सोचते होंगे, यूट्यूब पे भी बच्चे देखते हैं कि स्क्रीन का लेवल इतना हार्ड नहीं होता, लेकिन उत्तराखंड के अंदर जो पेपर आजकल आ रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल के पेपर आ रहे हैं। वो क्वेश्चन ऐसी जगह से उठा रहा है जिन चीजों को हम छोड़ देते हैं। तो एक नाम आता है को मन्नम वेदन। तो आपने संगम काल को पढ़ा होगा। संगम काल में चोल पांड्य चेर पढ़ते हैं, तो वहां का जो राजा होता था, उस राजा की उपाधि थी, 3 उपाधियां थी, को मन्नम वेदन। ठीक है, तो यहां पर राजा का जो बड़ा बेटा होता था, जिसे युवराज कहते थे, उसे हम कोमहन कहते थे। उसके अन्य पुत्रों को इलेगो कहते थे। संगम पीरियड में आप देखेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार पेपर बनाया गया है। विश्व में सुल्तान की उपाधि सबसे पहले किसने धारण की थी? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज कोऑपरेट कीजिए। प्रियांशु पांडे जी, आशा, नीलम, मुकेश। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? देखिए, कोई रेस्पॉन्स यहां पर नहीं मिल रहा है, तो मैं बताना चाहूंगा। विश्व के अंदर सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला महमूद गजनवी था। विश्व में सबसे पहले गजनवी ने धारण की थी। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में पहला शासक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसके बाद आराम शाह आता है और उसके बाद इल्तुतमिश। लेकिन भारत के संदर्भ में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला इल्तुतमिश है, तो इंडिया में ये है। और विश्व की बात करते हैं तो गजनवी। अब क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, फाजिल क्या है? क्या शानदार क्वेश्चन दिया गया है। तो बच्चों, आप जानते हैं, चलो मुझे डिक्टेट करना पड़ेगा, प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, काफी लोग जुड़े भी हैं मेरे साथ। दरअसल इल्तुतमिश ने इक्तेदारी प्रथा शुरू की थी। इक्तेदारी बना है इक्ता से। इक्ता का मतलब ऐसा भूखंड जहां विद्रोह होते थे। इल्तुतमिश वहां पर जिस ऑफिसर को नियुक्त करता था उसे इक्तेदार कहते थे। तो इक्तेदार वहां पर शांति व्यवस्था स्थापित करता था और कर वसूलता था। जो कर वसूलता था उससे इक्तेदार अपना खर्च चलाता था। जो शेष कर बच जाता था उसे शाही खजाने में जमा करते थे और उस शेष कर को ही फाजिल या फाजिल नाम दिया गया है। फाजिल नाम दिया गया है। तो ये आंसर है। कितना शानदार क्वेश्चन देखिए, आप रोज जानते हैं, सुनते हैं। मनसबदारी प्रथा यानी मनसबदारी सेटलमेंट का विश्व में सबसे पहले विचार किसने दिया था? हम मनसबदारी प्रथा की बात करते हैं। मनसब आपने सुना भी होगा, मनसबदारी प्रथा। क्वेश्चन नंबर 11
11 का आंसर क्या हो सकता है? 11 का आंसर क्या हो सकता है? नीलम जी देखिए, अब इस क्लास में काफी स्टूडेंट जुड़े थे, आपका रेस्पॉन्स प्रॉपर नहीं आ रहा है पॉजिटिव, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते जा रहे हैं। देखिए, पेपर लेने का उद्देश्य ये होता है नीलम जी, ऐसा सिर्फ आप लोगों को ये एहसास कराता हूं मैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपको भी कितनी पढ़ाई की जरूरत है, क्योंकि अप्रैल में आपका एग्जाम है। अभी इतना समय आपके पास है, यदि आप ठान लें तो सफलता 100% मिलेगी। बुजदिलों की तरह नहीं रहना है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो सकता है? अभी तक कोई आंसर नहीं आया है। अब देखिए, जब ये क्वेश्चन आपके सामने होगा तो लोग कहेंगे कि अकबर ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक, ऑब्वियसली आपने पढ़ा है, लेकिन हम क्वेश्चन प्रॉपर सही नहीं पढ़ते। यहां मैंने कहा विश्व में सबसे पहले किसने की थी, तो देखिए मध्य एशिया, ये जो मध्य एशिया है, मध्य एशिया के एक अब्बास सईद होते थे, और अब्बास सईद ने कॉन्सेप्ट दिया, और अब्बास सईद से ही इस कॉन्सेप्ट को अकबर ने लिया था, मनसबदारी पर था अब्बास सईद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, चित्तौड़ का किला राजपूतों को पुनः किस संधि के द्वारा मिला था? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए चित्तौड़, ये जो मेवाड़ है, मेवाड़ की राजधानी को चित्तौड़ कहते हैं। ठीक, यहां राणा, आप सांगा का नाम सुना होगा, खनवा का युद्ध हुआ बाबर के साथ। ठीक, तो उसमें बाबर की जीत हुई थी, ये वही चित्तौड़ है। देखिए 1572 में महाराणा प्रताप से पहले वहां पर अकबर की सेना ने एक आक्रमण किया था, जिसमें जैमल और फत्ता भी मारे गए थे। तो चित्तौड़ के किले पर मुगलों का अधिकार हो गया। फिर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, और हल्दी घाटी के युद्ध में राणा की हार हुई, लेकिन राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। फिर वहां महाराणा प्रताप के बाद उसका बेटा अमर सिंह बना। अमर सिंह ने भी जहांगीर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। फिर 1615 में मेवाड़ में एक अकाल पड़ा, और राणा अमर सिंह धैर्य खो बैठा। परिणाम स्वरूप राणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच 1615 में चित्तौड़ की संधि हुई। चित्तौड़ की संधि, चित्तौड़ नहीं, सॉरी, मेवाड़ की संधि हुई। मेवाड़ ये 1615 में हो रही है, और इसके द्वारा राणा अमर सिंह ने जहांगीर की अधीनता को स्वीकार कर लिया और चित्तौड़ का किला लौटा दिया, लेकिन इस शर्त पर कि तुम इसकी मरम्मत नहीं कराओगे, और अमर सिंह के पुत्र करण सिंह को मनसब दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली पैक्ट के संदर्भ में क्या गलत है? तो दिल्ली पैक्ट, अब जिन लोगों का पॉलिटिकल साइंस है, नेशनल मूवमेंट उसमें भी है, तो वहां भी दिल्ली पैक्ट आता है। किस संदर्भ में क्या गलत है? अब पहली बात तो यह है, देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से घुमाया गया है। दिल्ली पैक्ट कहते किसे हैं? तो आप जानते हैं कि 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच, गांधी और एक नाम आता है इरविन के बीच एक समझौता हुआ था। चूंकि दिल्ली में हुआ था, तो इसलिए इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली पैक्ट या गांधी इरविन पैक्ट किन लोगों की मध्यस्थता से हुआ था? तो एक नाम आता है टीपी सप्रू और जैकर की मध्यस्थता से। तो इसमें ये बात की गई थी। इरविन कहता है, यहां पर इरविन कह रहा है कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर से इसको रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी नहीं हुई है, अभी 23 मार्च को होगी, ये 5 मार्च की बात है, यानी उनको रिहा नहीं किया जाएगा। इसलिए युवाओं में असंतोष भी था। फिर वो कह रहा है कि तुम विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना दे सकते हो, नमक पर से टैक्स समाप्त कर दिया जाएगा। वो 3 बात मानता है, यानी भू राजस्व 50% की कटौती कर दी जाएगी, ये इसमें नहीं था। उधर गांधी कहते हैं कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेंगे, भारतीयों पर तुमने जो अत्याचार किए हैं उनकी जांच की मांग नहीं करेंगे, और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप पढ़ते हैं, आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, ठीक, क्योंकि शॉर्टकट रोड ऑलवेज इंजरीज टू मैन हेल्थ।
हमें शॉर्टकट नहीं चलना है, आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक, आगे की ओर बिल्कुल भी जल्दी नहीं है, बहुत आराम के साथ। निम्न में क्या गलत है? ये भी हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार बच्चों का क्वेश्चन है। तो देखिए, महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था, ये बिल्कुल राइट आंसर है। महावीर स्वामी ने पहला उपदेश राजगृह में दिया था और बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ये ठीक है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, ये भी बिल्कुल ठीक है। हर्षवर्धन ने महामोक्ष परिषद का आयोजन कराया था, तो ये हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में एक महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। तो इसका मतलब उपरोक्त सभी सही हैं, डी इसका आंसर है, डी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के गठन एवं समाप्ति का वर्ष क्या है? देखिए, इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन दिया गया है यहां पर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था? देखिए, 1784 में एक फिट्स इंडिया एक्ट आया था। उस फिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था? 6 कमिश्नरों का एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, जिसका अध्यक्ष ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। और इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858 जो आया, पॉलिटी में मैंने पढ़ा भी रखा है आपको, उसमें समाप्त किया गया था। तो इसका आंसर क्या है? बी, 20 का आंसर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी के संदर्भ में क्या गलत है? संसदीय समिति के बारे में क्या गलत है? तो यहां पर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। आर्टिकल 105, देखिए, ये जो संसद समिति है, इसमें आर्टिकल 105 पार्लियामेंट को राइट देता है, पार्लियामेंट को एक विशेष अधिकार देता है कि वो किसी समिति का गठन कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक हो गया है। फिर कहा ये संवैधानिक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गलत हो गया। सी में कह रहा है कि 1919 का जो एक्ट था, जिसे मोंटेग्यू चेंज फॉर सुधार कहते हैं, उसमें पहली बार संसदीय समिति का उल्लेख दिया गया है और उसी के द्वारा पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति बनाई गई थी, ये भी ठीक है। वो कह रहा है प्राक्कलन समिति यानी एस्टिमेट कमेटी, कई बार इस क्वेश्चन को मैं डिक्टेट कर चुका हूं, डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। इसमें व्यवस्था एस्टिमेट कमेटी एक ऐसी होती है जो बजट पेश होने के बाद जिसका गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा आयोग, यहां पर कहा गया है राजभाषा आयोग यानी ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, ये 1955 में बना था, 1955 में, और इसकी जानकारी ये जो है आर्टिकल 344 में है। तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे, प्लीज बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का बी, बीजी खेर कह रहे हैं सूरज आर्या जी, बीजी खेर, बिल्कुल ठीक है। चलो, यहां पर लिखा है ली कमीशन। ली कमीशन का संबंध किससे है? ये पॉलिटी के क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं ये जो ली कमीशन है, ली कमीशन ये 1926 में बना था और ली कमीशन के रिकमेंडेशन पर क्या हुआ, भारत में पहला यूपीएससी का एग्जाम हुआ था, यानी इसका संबंध ऑल इंडिया सर्विसेज से है। तो देखिए, आर्टिकल 312 में हम पढ़ते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। तो सर्विसेज बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं, एक ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, एक सेंट्रल सर्विसेज होती है और एक स्टेट सर्विसेज होती है। हर क्वेश्चन को मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। आगे की ओर बढ़ते हैं। वो कह रहा है निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन जो है, देखिए ये इलेक्शन कमीशन, जब इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया था तो इसमें एक सिंगल बॉडी था ये, लेकिन 1989 में 1+2 किया गया, फिर 1990 में फिर सिंगल किया गया और 1993 में फिर इसे 1+2, यानी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 अदर कमिश्नर हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसका जो कार्यकाल होता है 6/65 एंड अदर जो होते हैं उनका होता है 6/62। तो देखिए, तो इसका आंसर ए, इसका आंसर आ जा रहा है। फिर आ रहा है रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, मैं भी डिस्कस करूंगा अभी आपके साथ। अब आप इमेजिन कीजिए, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, अपने आप से क्वेश्चन पूछना, क्योंकि आप जीताइए से जुड़े हैं, पूरी टीम आपकी शुभचिंतक है। आप लोगों की अगर हार होती है तो मेरी भी हार है। मैं भी बहुत मेहनत करके पेपर बनाता हूं। आप खुद सोच लीजिए आपका फिलहाल लेवल क्या है और किसकी आवश्यकता है, क्योंकि प्रॉपर रेस्पॉन्स मुझे यहां देखने को नहीं मिल रहा है। रीजनिंग एक बार हो गई है, आजकल मैथ चल रहा है, एक बार रीजनिंग और मैथ आपका दोबारा फिर होगा। तो देखिए 6 मार्च 1703,
तो 1600 तक यहाँ तो मैं शॉर्टकट में ही बताऊंगा, 0 होता है। 100 ईयर में 5 ओड डेज होते हैं, पर यहाँ कंप्लीट 2 वर्ष हैं, 1702 कंप्लीट है, 2 वर्षों में 2 होंगे। अब मैं जनवरी में 31 का मतलब 3, फरवरी 28 का मतलब 0 एंड मार्च का मतलब क्या है 16 दिया है ना, सॉरी 6 दिया है, तो यहाँ पर क्या आएगा ये। अब यहाँ ऑड डेज में प्लस कर लेता हूँ, यहाँ 7 3 10 6 16 हो गया है, तो 16 - 1 इक्वल टू 15 अपॉन 7 इक्वल टू 1, यानी रिमेनिंग 1 बचा है। तो मंडे में मंडे प्लस 1 इक्वल टू ट्यूजडे, तो इसका आंसर बी होगा। अब ये क्वेश्चन इतनी स्पीड से मैंने समझाया क्योंकि यहाँ पर पूरे कॉन्सेप्ट नहीं बताए जा सकते, तो क्लास हो चुकी है, रिपीट करके देख लीजिए, वहां आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि देखिए यहाँ एक क्वेश्चन दिया है मैंने, ROHITC इक्वल टू, इसका जो कोड है 3317823, ये दिया गया है यहाँ पर। तो कह रहा है मुकेश को क्या कहेंगे, MUKESH। स्टूडेंट्स, जब भी कोई कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपके सामने आता है, जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, उनके नंबर लिखने होते हैं। R18 पे आता है, R18 पे, O15 पे आता है, ये 8 पे आता है, ये 9 पे, ये 20 है और ये 3 है। तो इन दोनों को मैंने प्लस किया तो क्या आता है 33, इन दोनों को प्लस किया ये आ गया, ठीक। चलो, इन दोनों को प्लस किया ये आ गया, वो बच्चे ने टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, 8 एक्स्ट्रा लिख दिया, मैंने हटा दिया इसको, ठीक है। तो अब मुकेश को क्या कहेंगे, M किस पे आता है 13 पे, ये किस पे आता है 21, K 11 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 19 पे आता है और H 8 पे आता है। दोनों को प्लस करेंगे तो 24 आ रहा है, क्या आ रहा है, हाँ 34 आ रहा है। देखिए दोनों को प्लस करेंगे 34, यहाँ क्या आएगा 16 और 16, यहाँ क्या आएगा 27, तो इसका आंसर क्या आ रहा है ए। आप देखिए इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन रखा गया है यहाँ पर, इकोनॉमिक्स का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स अभी नहीं हुआ है आपका। पीसी महालनोबिस कमेटी का संबंध किससे है, तो आपने पीसी महालनोबिस मॉडल भी सुना होगा, लेकिन आप उसी को बताते, नॉन ऑफ दिस लिखा है मैंने इसलिए क्योंकि सेकंड 5 ईयर प्लान जो 1956 से 61 तक चली थी, उसका मॉडल पीसी महालनोबिस ने दिया था, जिसका उद्देश्य इंडस्ट्रियलाइजेशन था। लेकिन यहां इसका आंसर नहीं है, नॉन ऑफ दिस सूरज जी कह रहे हैं, लेकिन सूरज जी अभी मैंने इंडिकेट किया था कि आप ये लगाएंगे, लेकिन गलत हो जाता है। देखिए जब देश आजाद हुआ तो 1947-48 में नेशनल इनकम कमेटी गठित की गई थी, राष्ट्रीय आय कमेटी बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे, पीसी महालनोबिस थे, तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। फिर इसके बाद क्या हुआ, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल है ना ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसका गठन हुआ, वो करने, तो इसका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। मेरी घड़ी में 3:10 हुए हैं, मेरी घड़ी में 3:10 हुए हैं, तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। रीजनिंग में भी बहुत लैग कर रहे हैं, और रीजनिंग 100 में से 100 नंबर आपके आने चाहिए। इस तरीके से मैंने समझाया, एक बार फिर, जब तो बहुत कम बच्चे थे, अब तो काफी स्टूडेंट जुड़े हैं, एक बार फिर कराया जाएगा। तो देखिए यहां पर 12 होता है, 1 2 3 4, 3:10 हुए हैं, तो बड़ी सुई जो होगी करेक्ट यहां पर होगी और छोटी 3 से थोड़ी सी आगे होगी, तो यहां से यहां तक 30 होता है, 30, और छोटी जो सुई होती है 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, मिनट 10 है तो 5 डिग्री हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 30 + 5 = 35 इसका आंसर है, तो 20 का आंसर आ जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि मेरी क्लास में 60 स्टूडेंट है, मेरी क्लास है, ये मेरी क्लास दी गई है, और इस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 है। फिर वो कह रहा है कि 20 स्टूडेंट्स ने इंग्लिश लिया है, तो 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इंग्लिश लिया है, इंग्लिश लिया है। 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हिस्ट्री लिया है, 30 इसमें ऐसे हैं जिन्होंने हिस्ट्री लिया है। हिस्ट्री लेने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं 30। फिर वो कह रहा है 5 ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए हैं, 5 ऐसे हैं।
तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिया है? तो यहां पर देखिए प्रियंका जी का आंसर भी आ गया है, पूजा जोशी, सूरज। जब भी आप आंसर दें तो क्वेश्चन का नंबर डालते रहें प्लीज, तो उससे पता लगता है कि कौन से का आंसर दिया है। और प्रियंका रावत बहुत ही होनहार स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही जल्दी डिसीजन ले लिया प्रियंका रावत ने, डी कह दिया नॉन ऑफ दीज। नॉन ऑफ दीज तो मैं इसलिए लिखता हूं क्योंकि मैं पेपर बनाता हूं तो रीजनिंग मैथ के मुझे आंसर की जरूरत नहीं है, मैं यही करता हूं। प्रॉपर आंसर नहीं लिखा गया तो नॉन ऑफ दीज दे सकते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए 20 स्टूडेंट ये हैं, 30 ये हैं, इनमें 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए हैं। तो 5 इसमें से घटाइए तो यहां रह गए 15, 5 इसमें से घटाइए यहां हो गई 25, और ये 5 जोड़ दीजिए तो अब कितना हो गया ये 45। तो ऐसे हैं, लेकिन टोटल 60 थे तो 60 माइनस 15 45 इक्वल टू 15। तो इसका आंसर जो होगा सी, यानी 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिया है इनमें से। नेक्स्ट, राज्य में शवशक्ति योजना की शुरुआत कब हुई थी? उत्तराखंड के अंदर शवशक्ति एक योजना चलाई गई थी। आजकल इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो सकता है? 25 उत्तराखंड के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, उत्तराखंड। तो 25 सूरज जी प्लीज कोऑपरेट करेंगे। आप लगता है मेरे से नाराज हो गए। बेटे मैं अनावश्यक तारीफ क्यों करूंगा आपकी? आपको डिमोरलाइज नहीं करता हूं मैं कभी भी। मुझे पता है जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं सब होनहार स्टूडेंट हैं, बस आपको ये पहचानने की जरूरत है कि हम बहुत एनर्जेटिक हैं, लेकिन एनर्जी है कहां? हो आप डोरमेंट हो रहे हैं, सोए हुए हैं, जाग जाइए। 2002 इसका आंसर है, 2002। अब बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, श्री भुवनेश्वरी आश्रम पौड़ी में जो है की स्थापना किसने की थी? उत्तराखंड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, अभी कोई आंसर मेरे सामने नहीं आया है। 26 इसका आंसर ए है, और ए क्या है? ममनाथ, स्वामी मन्नाथ ने की थी। अब बहुत इजी सा बच्चों का क्वेश्चन, कौन सा झूला है जो देहरादून को पौड़ी से जोड़ता है? देहरादून को पौड़ी से जोड़ता है और उसका नाम ये बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 27 क्या आंसर हो सकता है? स्पीड बना के रखिए और कॉपरेट कीजिए। 27 का आंसर लक्ष्मण झूला, राम झूला, पार्वती झूला और शिव झूला। इतने झूले भी नहीं हैं जितने नाम लिखे गए हैं। आशा जी का आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, लक्ष्मण झूला। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हुए, हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? हुड़किया जो गीत गाया जाता है उसे किस अवसर पर? क्या विवाह समारोह पर, या रोपाई और गुड़ाई के समय, या हार्वेस्टिंग, या नॉन ऑफ दीज? क्वेश्चन नंबर 28 मंजू मेहरा जी क्वेश्चन नंबर डालते रहेंगे। 28 का आंसर क्या हो सकता है? आप आशा जी तो सी कह रही हैं, लेकिन 20 का आंसर है काव्याभिष्ट। राइट आंसर दे रहे हैं काव्याभिष्ट। काव्याभिष्ट बहुत ही होनहार स्टूडेंट हैं। भारत की समन्वित शिक्षा योजना यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन स्कीम का संबंध किससे है? अब ये जो क्वेश्चन यहां पर आया है 29, ये आपके पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन है। तो क्या हैंडीक्राफ्ट से, या एडल्ट है, या चाइल्ड है, या वुमेन? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो सकता है? 29 पेडागोजी। बहुत हाँ, ए विकलांग, बिल्कुल राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। एजुकेशन पॉलिसी 1986 में किस प्रकार के विधायक का विचार आया था? 29 का ए है। अब 30 का तनुजा राणा। अब 30 का आंसर आप देंगे। क्वेश्चन नंबर 30, एक क्वेश्चन को 1 मिनट दी जा रही है। 30 मिनट हो चुके हैं और 30 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का ए नवोदय, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं, और आप तनुजा जी बिल्कुल राइट। आगे की ओर देखते हैं। कक्षा में शिक्षण के समय शिक्षक की क्या भूमिका है, या कर्तव्य है, या उत्तरदायित्व, या जवाबदेही? क्या रोल है? ड्यूटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, या अकाउंटेबिलिटी? कक्षा में एक कोई शिक्षक टीच कर रहे हैं तो उस समय शिक्षक की उस समय भूमिका होती है, या कर्तव्य होता है, या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या जवाबदेही?
तो देखिए सी तनुजा राणा आंसर दे रही हैं और बिल्कुल सही आंसर है रेस्पॉन्सिबिलिटी। रणजीत सिंह को नेपोलियन किसने कहा? देखिए अगर हम विसेंट स्मिथ की बात करते हैं तो विसेंट स्मिथ ने नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा था, क्योंकि जिस प्रकार नेपोलियन बोनापार्टा फ्रांस की रिवॉल्यूशन जैसे नेपोलियन बोनापार्टा जो था फ्रांस की क्रांति का जनक, उसने साम्राज्य विस्तार किया था, इसी तरीके से नेपोलियन ने इसने किया, समुद्रगुप्त ने। तो विसेंट स्मिथ ने नाम दे दिया, लेकिन रणजीत सिंह को नेपोलियन किसने कहा? देखिए एक फ्रांसीसी टूरिस्ट भारत आए थे जिनका नाम विक्टर जैकमा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विक्टर जैकमा। तो उन्होंने क्या किया? रणजीत सिंह को नेपोलियन की संज्ञा दी थी, विक्टर जैकमा। आगे देखिए वर्ष 1909 में एक मार्लिमेंटो रिफॉर्म्स लाया गया था, तो यहां पर 4 चीज दी गई हैं, तो उसका संबंध इन चारों में किससे था ये आप मुझे बताएंगे। क्या सेपरेट वोटिंग एरियाज, डिसेंट्रलाइजेशन, डुअल रूल जिसे हम डार्ची सिस्टम भी कहते हैं, या लेजिस्लेटिव काउंसिल? बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो सकता है? बिल्कुल भी कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को घुमाया गया है। 33 का सी आप कह रहे हैं, 33 का सी सूरजी काव्याभिष्ट का भी आंसर सी आ रहा है, और दोनों बच्चों का आंसर बिल्कुल गलत है। देखिए द्वैध शासन, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसकी कहानी सुना देता हूं। द्वैध शासन की यदि हम बात करते हैं तो 1765 में बंगाल का एक नवाब था नजीब-उद-दौला के समय, वारेन लॉर्ड क्लाइव ने शुरू किया और 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। फिर अगर हम बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की, तो वहां भी इनडायरेक्टली द्वैध शासन की जानकारी मिलती है। द्वैध शासन का मतलब 2 लोग शासन करेंगे, वहां कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। फिर हम बात करते हैं 1919 का एक्ट, उसमें प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ, और 1935 के एक्ट में केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ। लेकिन ये आंसर आपका गलत आ रहा है। इसका आंसर क्या है? देखिए मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए गए थे, तो ये इसका आंसर है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहां कुछ दर्रे दिए गए हैं, पास, लिपुलेख, नाथुला, रोहतांग और पालघाट। तो देखिए कौन मैच नहीं कर रहा है, ये आप सोचिए और आंसर दीजिए। क्या इसका आंसर हो सकता है? क्या आंसर हो सकता है? डरिए मत, बिल्कुल नहीं, हौसले के साथ बहादुरों की तरह काम करना है। बी कह रहे हैं मंजू मेहरा, और आशा जी डी कह रही हैं, लेकिन आंसर इसका बी है। लिपुलेख उत्तराखंड में है, नाथुला पास आप जानते हैं ये सिक्किम में है, सिक्किम, ये सिक्किम में है, सिक्किम। 1962 में भारत और चाइना को जोड़ता है, ये बंद हुआ था, इंडिया चाइना वार हुआ था, ठीक। तो आज भी जो ट्रेड होता है वो इसी से होता है। रोहतांग हिमाचल है, पालघाट केरला है। अब देखिए माड़ेम परिवर्तित करता है, कंप्यूटर का क्वेश्चन दिया है, क्योंकि आपकी जो पेडागोजी है उसमें 6th वाला जो पॉइंट है उसमें कंप्यूटर भी है। तो देखिए एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नलों में और डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में, तो इसका आंसर सी होगा, सी। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, यहां माउंटेन्स रेंज दी गई है, कौन सी ऐसी है जो केवल एक राज्य में है? देखिए सतपुड़ा तो हो ही नहीं सकती, सह्याद्री भी नहीं हो सकती गुजरात से लेकर नीचे तक, अरावली भी नहीं हो सकती क्योंकि राजस्थान और दिल्ली तक है। तो अजंता की जो है ये केवल महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र, ये इसका आंसर आएगा महाराष्ट्र। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, ये भारत के 4 मुख्य शहरों को जोड़ती है। तो 4 मुख्य शहर कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 37 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। 37 काव्या बिष्ट जी, मंजू मेहरा,
सूरज आर्या, प्रियांशु पांडे, तनुजा राणा। स्क्रीन पे इतने नाम मेरे को यहां दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का ए, तनुजा राणा, बिल्कुल राइट आंसर। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास यानी चेन्नई को जोड़ता है। फिर यहां दिया गया है भारत में वन्य जीव संरक्षण, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये आप जानते हैं। जो वाइल्ड लाइफ एनिमल होते हैं उनको प्रोटेक्शन करने के लिए इसको लाया गया था। उनके बिहेवियर को भी जानना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, और ये 1972 में लाया गया था। ठीक है, 1972। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का संबंध क्या है, आप बताइए। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स अभी आपका हुआ नहीं है। 39, गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना है और पक्की सड़क बनानी है, सी इसका आंसर है। अब यहां पर एक ना हिस्ट्री का क्वेश्चन आया है कि सुल्तान ने बाजार सुधार यानी मार्केटिंग सेटलमेंट रिफॉर्म्स लागू किया था। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी, इसके समय मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए थे। मंगोलों से केंद्र को, राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ी सेना की आवश्यकता थी। बड़ी सेना को तभी रखा जा सकता था यदि राज्य उनके वेतन को एफोर्ड कर सके, और राज्य एफोर्ड नहीं कर सकता था। तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, मार्केटिंग सेटलमेंट शुरू किया, जिसके द्वारा वस्तुओं की कीमत कम की गई और उसके बाद सैनिकों का वेतन कम किया गया और सैनिक रहने के लिए तैयार हो गए। तो ये इसका बी आंसर है। भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एवं एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है? क्योंकि 1965 में, 1971, 1999 तीन युद्ध ये हुए हैं और पाकिस्तान के साथ झड़पें रोज होती रहती हैं। तो यहां पर 4 ईयर दिए गए हैं, 2 71 के दिए गए हैं और 2 70 के दिए गए। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ और उसके बाद बांग्लादेश बना, तो वो मार्च 1971 ये है, ये ध्यान रखना है। और कंप्यूटर का फिर एक क्वेश्चन है, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 8 बिट। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो सम्मेलन था, उसका जो उद्देश्य था ओजोन लेयर को सुरक्षित रखना था, ओजोन परत को संरक्षण प्रदान करना था। और ओजोन परत जो डैमेज होती है वो सीएफसी के कारण होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो बी इसका आंसर आ जा रहा है, जो फ्रिज, एसी आदि में पाई जाती है। आप देखिए, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुरैन का निष्कर्षण किया जाता है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 44 और 45। देखिए, आशा जी आपका आंसर ठीक आ रहा है। यहां पर क्वेश्चन में यहां लिखा है सिनेमन की छाल से। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो गलती कर जाओगे। सिनकोना होता है, ये ठीक है। एसिड रेन किस वायु प्रदूषण के कारण होती है? एसिड रेन, है ना? तो इसमें नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होती है। डी आंसर था। आगे देखो, कार्डमम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं, ज्योग्राफी में देखा होगा, फिजिकल ज्योग्राफी। तो कार्डमम जो पहाड़ियां हैं वो कहां है, किन राज्यों की सीमा में है? कार्डमम 46 का आंसर क्या है? 46 सी आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक दे रहे हैं। बी नहीं, सी है, केरल और तमिलनाडु है, ये ध्यान रखना। सी, दामोदर जिसे बंगाल का शोक भी कहते हैं, किसकी सहायक नदी है? ट्रिब्यूटरी किसकी है? क्या गंगा है, पद्मा है, स्वर्णरेखा है या हुगली? 47 रूहानी बिष्ट जी, चलो कोई बात नहीं।
बाद में देख लीजिए। दामोदर, देखिए दामोदर हुगली की सहायक नदी है और हुगली और ये सारी वेस्ट बंगाल के अंदर रहती है हुगली। आप स्मार्ट मनी शब्द का जो प्रयोग होता है, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किससे होता है? स्मार्ट मनी 48 का आंसर ए या बी में से कोई एक हो सकता है, लेकिन सूरज आर्य जी दावा कर रहे हैं कि 20 का आंसर है और सूरज जी बिल्कुल रूहानी बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं क्रेडिट कार्ड से। 2 क्वेश्चन रिमेनिंग बचे हैं, उससे पहले एक छोटी सी मेरी एक सिफारिश आप लोगों से, प्रेशर में आके नहीं पढ़ना है और कूल होके पढ़ना है। और जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, आपके दिलो दिमाग में स्क्रीनिंग ही रहनी चाहिए। स्क्रीनिंग पास कैसे होगी, क्या इसके लिए अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक, अच्छी प्लान भी बनानी है, उसको फॉलो भी करना है। बहुत बड़ी चीज नहीं है स्क्रीनिंग को क्वालिफाई करना। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? तो देखिए कनिष्क के दरबार से संबंधित कौन नहीं था? 49 का आंसर क्या हो सकता है? और हिंद स्वराज पुस्तक जिस भाषा में लिखी गई वो कौन सी भाषा थी? तो 2 क्वेश्चन आपके सामने यहां पर रखे गए हैं। वे 2 क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? 1 घंटे से पहले आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो सकता है? 49 का सी लग रहा है सूरज जी, लेकिन गलत हो रहा है। सूरज जी एक्चुअली में ये जो अश्वघोष है, आपने सुना होगा कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र जब वो गया तो वहां से एक बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक अद्भुत मुर्गा और बौद्ध विद्वान अश्वघोष को लाया था, जिसने 3 पुस्तक भी लिखी, सौंदरानंद, सारीपुत और बुद्ध चरित्र। और कनिष्क ने जो चौथी बुद्ध संगति कराई थी उसका उपाध्यक्ष भी था। चरक कनिष्क का राजवैद्य था जिसने चरक संहिता लिखी थी। नागार्जुन कनिष्क की सभा को बढ़ाते थे जिन्होंने माध्यमिक दर्शन दिया था। ये जो पतंजलि है, इन्होंने संस्कृत के प्रकांड पंडित होते थे, इन्होंने महाभाष्य पुस्तक लिखी। और ये पुष्यमित्र सुंग का पुरोहित था। हिंद स्वराज गांधी जी की पुस्तक है और मौलिक रूप से गुजराती में ये लिखी गई है। तो आप जरा बताइए कैसा लगा आप लोगों को पेपर? कैसा लग रहा है? कैसा लगा है पेपर? ठीक, चलो रूहानी जी, छोटी बहन, जिस दिन आप कहोगे उस दिन होगा पेपर। आप टेंशन क्यों लेते हो? वुमेन एम्पावरमेंट का जमाना है। दुर्गा सिंह जी, पेपर किसी भी रूप में आ सकता है। जो क्वेश्चन आपसे आते हैं, ठीक, जो क्वेश्चन, अब मैं ये तो नहीं पूछूंगा आपसे कभी भी कि भाई दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था, ये तो सब जानते हैं, है ना, समझ गए ना। मैं तो ये पूछूंगा कि लाल किला सबसे पहले किसने बनाया था। ये नहीं पूछूंगा कि लाल किला, दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था, तो शाहजहां ने बनाया था। मैं तो क्वेश्चन पूछूंगा कि लाल किला भारत में सबसे पहले किसने बनाया था। अब देखिए कंफ्यूज हो गए आप, वो अकबर ने बनाया था। हम लाल किले की बात कर रहे हैं क्योंकि आगरा, इलाहाबाद, लाहौर, ये सब अकबर ने बनाए थे। ओके, थैंक यू।